लेकिन अगर मुझे आज हम बैठ के उसको डिस्कस भी करें तो उससे भी कहीं ज़्यादा मुझे लगता है लोग तब अंडरस्टैंड करते हैं जब हम किसी ड्रामे की सूरत में इसको देखते हैं। हम लाख जैसे हमने टॉक्सिक पेरेंटिंग के वाले से बात की, लोगों को बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब आपने जैसे किरदार भी अदा किया तो लोगों को आके हाँ भी ऐसे टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं या होते हैं, वो देख भी होते हैं, लेकिन वो शायद उनको टॉक्सिक कहना नहीं चाह रहे होते। तो कितना ज़रूरी है कि हम ऐसे किरदारों पे काम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्टिस्ट खुद भी तंग होते हैं कि स्टिग्मेटाइज ना हो जाए। अगर वो ऐसा कोई किरदार पकड़ेंगे तो कि उनकी भी जो है उनके भी कहीं की मुश्किल भी होता है उसको निभाना। कितना ज़रूरी है? अब बिल्कुल मैं तो एक वो अच्छा गुड बॉय तौसी अंकल सुबह सुबह कार्टून दिखाते तो मेरा तो वो एक ब्रांड था। और जब मैं एक्टिंग में आया तब भी हुई शजीना के बाबा और एक अच्छा पॉजिटिव। तो जब मुझे ये कैरेक्टर ऑफर हुआ तो एक्चुअली मुझे इंडस्ट्री के अंदर बड़े संजीदा गुरु टाइप लोगों ने भी कहा है क्यों अपना इमेज ख़राब कर रहे हो, ये एक टॉक्सिक एब्यूजिव फादर का, फैसल के फादर का कैरेक्टर करना जो कि उसको फिज़िकली इमोशनली इवन सेक्सुअली अब्यूज़ करता है, इस तरह का टॉक्सिक स्टेप फादर, तुम डोंट डू दिस ना, तुम अपना पूरा इमेज ख़राब करोगे। एंड देन और तुम तो खुद एक चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हो और तुम तो फिर देन आई सैट विद माई सेल्फ, जो अभी आपने बात की, आई सेड कि ऑल द मोर रीज़न to do it. All the more reason to do it. Because लोग जानते हैं कि मैं नहीं हूँ ये। हाँ। मैं मगर एक और कहानी सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। हाँ। तो इसलिए मैंने फिर वो कैरेक्टर किया कि भाई, और वो हम सबकी जिंदगियों का ही इर्द गिर्द का किरदार है। तो आप लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस आते होंगे। सो इसलिए मैं तो आई टोटली एग्री विद यू। रुबीना जी इसमें ऐड कर सकती हैं कि बिल्कुल मेरा तो ख्याल है कि हमें सिर्फ उस पे नहीं जाना चाहिए कि अच्छा ये तो हिट हो जाएगा, अच्छा कौन सा कैरेक्टर लूँ तो वो मेरी। आई थिंक दिस इज़ नो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पीपल लाइक अस कि हम इस तरह के यूनिक डिफरेंट कैरेक्टर्स करें ताकि वो एक हमारा स्टीरियोटाइप, हमारी एज एक्टर्स एज सेलिब्रिटीज भी हमारा एक स्टीरियोटाइप ब्रेक होना बहुत जरूरी। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी क्योंकि हम ब्रेक पे भी जो अभी आप कहेंगे यार क्या हो गया, मैं तो सीधे से बात कर रहे थे, तो ये सारे एक्टर्स अभी हम यही बात कर रहे थे कि क्योंकि देखिए हमारे अगर कोविड के बाद अगर आप देखें तो नफ्सियाती तौर पे मुझे लगता है कि हमारी पूरी कौम को ना एक थेरेपी की ज़रूरत है। लेकिन अब वही बात कर रहे थे कि जी थेरेपी इतनी महंगी हो गई है। हाँ, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि महंगी। हाँ, ये इस बात पे हमने एक वो कौम जो मैं कह रही हूँ कि सस्ती होनी चाहिए, वो कहे ये ना कहे। क्योंकि देखिए जहाँ पे आप बड़े से बड़ी आपको लग रहा होता है बीमारियों का आपके पास हल्का सर दर्द की गोली, क्योंकि आपको पता है वो पत्ता आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये अब हमारे मुल्क में तो मसला ये भी है ना कि लोग इसलिए भी घबराते कि भाई ये ना हो कि मैं कोई जाऊँ तो कोई पुराना कट्टा ना घुल जाए, फिर उसके बाद मैं चीज़ें और करने लग जाऊँ, फिर मैं पैसे दूँ। क्योंकि हमारे यहाँ ऑफकोर्स जितनी महंगाई है और ये एक महंगी ट्रीटमेंट है। आपने लाहौर की बात की कि लाहौर में बहुत सारी जगहों पे क्योंकि वो इस हवाले से काम भी करें तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी ट्रीटमेंट दी जाती है, लेकिन नफ्सियाती ट्रीटमेंट बड़ी महंगी ट्रीटमेंट। अच्छा, मैं ज़रा कुछ ख़वातीन के वाले से बात भी ज़रा करना चाहती हूँ कि अक्सर हमारे घर में जो ख़वातीन रहती हैं, जो घरों से बाहर भी नहीं निकलती, जिनके मियाँ नार्सिसिस्ट होते हैं या जिनके मियाँ अब्यूसिव बहुत ज़्यादा होते हैं, वो बड़े नफ्सियाती मसलों से गुजर रही होती हैं। लेकिन बजाय कि हम उनको एड्रेस करें, हम उनको बाकी कामों में लगा देते हैं, हम उनको बच्चों में उलझा देंगे, घर की और चीज़ों में उलझा देंगे। ऐसी सिचुएशन में हम उनको कैसे निकाल सकते हैं, ये मैं ज़रा सबसे जानना चाहूँगी। कैसे हम उन औरतों को निकाल सकते हैं जो मैं बताऊँ? जी जी। देखो, अभी जो हमारे पास फ़ोन कॉल आई थी उसमें उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में ना कोई भी एक बात कर देता है और फिर वो चलती रहती है बिकॉज उनके पास सवाए सोचने के या आप जब घर के चोज भी काम कर रहे होते हो तो आपको आपका दिमाग फारिग होता है, आपके हाथ मोस्टली काम कर रहे होते हैं और वो ऐसा काम होता है जो कि आपकी रूटीन में है, सो आपको एग्जैक्टली पता है बगैर दिमाग लगाए आपने कैसे करना है। सो मेरा अपना ये ख्याल है कि एक तो अपने घर से बाहर निकलना ज़रूरी है। कोई ना कोई अपने लिए ऐसा काम या एक्टिविटी
काम ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसे ही दे, कोई जॉब ना हो, बट कोई पब्लिक जैसे जाके कहीं Volunteer कर लें। किसी ओल्ड होम में वॉलंटियर कर दिया या कहीं भी वॉलंटियर कर लिया, तो कुछ आप कहीं कुछ और लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, कोई और बातें सुनेंगे, कोई और बातें करेंगे। आपके दिमाग को अगर आदत भी है बातें रिटेन करने की। रुबीना जी, आई विश कि ये इतनी मजे की सिचुएशन होती कि लोग घर से बाहर निकल के वॉलंटियर पे काम, यहाँ तो और इसको थोड़ा देसी भी कर सकते हैं, इसको देसी भी कर सकते हैं। मुझे याद है मेरी वालदा साइकोलॉजिस्ट थी और वो 12 बजे या 11:30 बजे सब्जी लेने खुद निकल जाती थी और 1 घंटा बाहर रह के आती थी। हाँ, इंटरेक्शन, सब्जी वाले से लड़ना, दूध वाले से लड़ना, वो एक चक्कर था। वो लड़ा के जो उनकी बैटरी चार्ज होती थी ना, मैं आपको बताऊं, वो पूरा दिन चलती थी और वो सनलाइट या निकल के उनके ऊपर एक चार्ज आ जाता था। जिस दिन पापा 2-3 दिन वो नहीं जाती थी, पापा पूछते थे आजकल तुम बाहर नहीं जा रही हो? वो कहती थी नहीं, छोटे की वजह से नहीं जा रही। कहते चली जा। क्योंकि ये जो बात है ना, इसको अगर हम थोड़ा सा अपने कल्चर में डाल दें, घर से निकलना किसी भी टाइम पे, मैं ये नहीं कहता कि आप ठीक है ये जरा मुश्किल काम है कि आप कहीं जाके काम करने बगैर पैसों के, पाकिस्तान में तो नहीं करते लोग, लेकिन किसी पार्क में तो जा सकते हैं, तेरा घर पे अलावा जो किसी पार्क में तो जा सकते हैं, कहीं पे सब्जी लेने तो जा सकते हैं। लोगों ने घर पे डिलीवरियां बुला के अपने आप को जो काउच पोटैटो बना दिया है, मर रहे हैं, उससे निकलें। आप सिर्फ आधा घंटा देखो, मैं इस कमरे में बैठा हूं तो मेरी ऑटो थॉट हो गई है, खाला फुप्पी इसने ये किया, मैं फंस गया हूँ। अब उससे मैंने निकलने के लिए विजन भी तो चेंज करना है ना। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कैसे सोच सकता हूँ? मैं भी रुबीना आपस से बात कर रहा हूँ, मैं अपनी सोच को कैसे सोच सकता हूँ? या तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इस थॉट को ब्रेक करने के लिए आपने ही कुछ करना है। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो इलाके की 2-4 खवातीन मिलके कोई गैदरिंग कर लें, एक ग्रुप बना लें एंड हाँ, ये बात है। जैसे गली मोहल्ले में जो खवातीन शाम के टाइम बैठ के बात करती है ना, वो भी बड़ा वो जो भी ठीक अनवाइंड है। करती है, वो भी हाँ, बहुत अच्छा वो होता है। वो भी भी ठीक है। थेरेपी होती है, कहते हैं ना अच्छी दोस्त से बहुत अच्छी थेरेपी होती है, थेरेपिस्ट होती है। मेरे कॉलर मौजूद हैं, आयशा मौजूद है पिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा, क्या पूछना चाहेंगी? नहीं, मैं पूछना तो चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको शेयर करना चाहूंगी। जैसे नदिया आप बोल रहे थे जी कि ड्रामा, हाँ वो बहुत, जैसे मेरे साथ हुआ। मेरा बिल्कुल यंग बेटा था और उसकी शादी अरेंज हो रही थी, मतलब उसकी पसंद पे उसकी शादी होने वाली थी। तो उसका बिहेवियर इतना बदल गया था कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि जब सारा काम इसकी पसंद का हो रहा है तो ये इसका बिहेव क्यों कर रहा है। हर चीज पे शक करना, हर चीज पे लड़ना, हर चीज पे झगड़ना। तो काम करते करते मैं उस ड्रामे को फॉलो नहीं कर रही थी। टीवी बंद करने जब मैं उसके पास आई तो मैंने जो जुमले उनके सुने कि तुम शक करती हो, तुम ये करती हो, तुम्हें मेडिसिन की जरूरत है, ये वो, तो वो मेरे जहन में अट्रैक्ट की ये बात कि मेरे बेटे का ऐसा ही बिहेवियर है जैसे कि वो ड्रामे में दिखा रहे हैं। वो इस तरह की ही बातें कर रहा है जैसे वो ड्रामे में दिखा रहे हैं। वो किसी और चैनल का ड्रामा था, मुझे नहीं याद, लेकिन अदाकार याद है क्योंकि मैं ड्रामे को फॉलो नहीं करती। सोनिया थी उसमें और वो मेरे ख्याल में शिज़ोफ्रेनिया की पेशेंट बनी हुई थी। अच्छा, वो मैं देख के मुझे हुआ, फिर मैंने उसको सर्च करना शुरू किया और मैं बड़ी ही मुश्किल से अपने बेटे को जितना साइकाट्रिस्ट के पास लेकर गई कि वो मेडिसिन के ऊपर आ ही नहीं रहा था। अब क्योंकि वो मेडिसिन के ऊपर तो आ गया और वो काम डाउन भी हो गया, और क्योंकि उसकी पसंद की शादी थी, उस लड़की को पता था सारा कुछ, लेकिन वो वही बातें हम पढ़े लिखे होने के बावजूद उसको तवीज और गड्ढों के साथ रिलेट कर रहे थे कि क्योंकि पसंद की शादी और ये शायद फैमिली वाले इरिटेट हो गए हैं और किसी ने कोई जादू टोना किया है। लेकिन जब उसका ट्रीटमेंट शुरू करवाया तो काफी उसको बेहतरी हुई और उसकी शादी हुई। लेकिन अब 3-4 साल हो गए, मुझे फील होता है कि उस वक्त मुझे उसकी शादी रोकनी चाहिए थी, लेकिन मैंने की क्योंकि वो सेटल थी हर चीज कि अब है उसकी मिसेस बहुत अच्छी है, उसके साथ कोऑपरेट करती है, लेकिन घर के और लोगों का बिहेवियर उससे फर्क होता है। कभी कभी जब वो उस दवाई से तंग आ जाता है, वो उस दवाई को छोड़ता है, तो फिर मुझे मसाइल आते हैं। तो शुक्र है कि मुझे बहुत ही अच्छे थेरेपिस्ट मिले हैं जिन्होंने कोई ज्यादा दवाई नहीं दी हुई। अगर डॉक्टर साहब बैठे हैं तो एक वेगाड्रॉप जो उसकी दवाई है वही हम उसको 3 और 6 mg पे लेकर आते हैं, वो ठीक करता है। लेकिन शादीशुदा जिंदगी में मसाइल आते हैं। अगर आप शादीशुदा हो और सब कुछ है तो फिर अब मुझे डॉक्टर साहब बताएं कि मैं उसको कैसे हैंडल करूं, यानी उसकी आगे फैमिली कैसे बढ़े, क्योंकि दवाई के आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, ये डॉक्टर साहब को पता होगा।
मैं अब बहुत ज्यादा कंसर्न हूँ। मैं चाह रही हूँ कि उसकी फैमिली बढ़े, लेकिन क्या वो फैमिली चला सकेगा? बहुत बहुत आपने अच्छा सवाल किया एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि आपकी अपनी एक इस कॉल ने और बहुत सारे ऐसे लोगों की रहनुमाई कर दी है। डॉक्टर साहब वाकई बताएं, ये वो कॉल होती है जो हमारी 1 घंटे की मेहनत और ये 2 मिनट की मेहनत जो है ना वो बराबर होती है। क्योंकि लोग जो है ना लोगों से ज़्यादा सीखते हैं और इसमें बहुत अच्छी अप्रोच है कि पहला पार्ट तो ट्रीटमेंट का ये करा चुकी है जो कि दवाइयों का था, और ये भी इनकी इल फाउंडेड बिलीव है कि दवाई से इसकी फैमिली में प्रॉब्लम्स आएंगे। ऐसा नहीं है, दवाई लेने से इसकी फैमिली में बेहतरी आएगी, लेकिन जब आप एक स्टेज क्रॉस कर जाते हैं ना तो फिर थेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपी का बड़ा काम होता है कि आज की डेट पे आपने कैसे रहना है। जब आप बीमार थे तो अलग थेरेपी थी, फिर शादी हुई तो एक अलग थेरेपी है, अब आप बच्चों की तरफ जा रहे हैं, आपकी लेट रिकवरी हो चुकी है, आप आगे जा चुके हैं, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन थेरेपी होती है। क्या थेरेपी का सिलसिला, बिकॉज इजंट इट वेरी लॉन्ग थेरेपी? देखो थेरेपी जो है, थेरेपी इज अनदर एस्पेक्ट, देयर इज अनदर एस्पेक्ट दैट ये जो बात कर रही हैं जिसकी वो बात कर रही हैं साइड इफेक्ट्स की। सो इन्होंने जिस दवाई का नाम लिया वो वेगाडॉन, ब्रांड नेम है, रिस्पेराडॉन है। रिस्पेराडॉन जो है वो जिस तरह से इन्होंने डोज बताई है ये थोड़ी सी हायर डोज पे है। और फिर इसमें दो चैलेंजेस हैं। दूसरा एक तो ये कि हायर डोज देनी पड़ रही है, दूसरा ये कि ये दवाई बंद कर देते हैं और एवरी टाइम जब भी हम दवाई बंद करेंगे तो फिर आपको सब्सिक्वेंटली बाद में ज़्यादा हायर डोज पे जाना पड़ेगा, तब जाके तबीयत में बेहतरी आती है। अब जितनी ज़्यादा आप दवाई की मिकदार ज़्यादा देंगे उतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होंगे। साइड इफ़ेक्ट्स बहुत किस्म के होते हैं और वो सब साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपका डॉक्टर का काम है कि वो आपको इन्फॉर्म करें, आपके साथ डिस्कस करें और फिर उसके साथ कई साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं जिस तरह से ये ओपनली नहीं बता पा रही थी कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब मैं ये बात आई वांट टू यूज़ दिस फोरम कि कई दफ़ा सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो जो फैमिली बढ़ाने की बात करें, प्रॉबेबली ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो उनको सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम ऐसी दवाई उनको दे सकते हैं कि जिसमें इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, नंबर 1। दूसरा ये कि पेशेंट की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, पेशेंट के साथ ओपन कॉन्वर्सेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ और साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिसकी वजह से आपका वज़न बढ़ जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, दिल की बीमारी हो सकती है, आपको शुगर डेवलप हो सकती है। अच्छा खासा स्मार्ट सा लड़का अगर हो एंड देन 1-2 साल दवाई खाई है, 20-30 किलोग्राम उनका वेट बढ़ गया है। मैक्सिमम उनको देखते हैं जो एंटी डिप्रेसेंट पे होते हैं उनका वेट बढ़ जाता है। एंटी डिप्रेसेंट्स पे इतना नहीं बढ़ता जितना एंटी साइकोटिक्स पे बढ़ता है। एंटी साइकोटिक्स, और बट एंटी साइकोटिक्स भी बहुत किस्म की हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ऐसी है जिससे नहीं भी बढ़ता। ऐसे नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये वाली कॉन्वर्सेशन मरीज के साथ होना ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर ये कॉन्वर्सेशन आपने पहले दिन से नहीं की, जब आपने रिस्पेराडॉन प्रिस्क्राइब किया, तो फिर आपने यू आर नॉट डूइंग अ गुड जॉब। दवाई स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी सारी बेसलाइन मॉनिटरिंग करनी जरूरी है, क्योंकि अगर यही 1 mg पे चलता रहे तो उतना साइड इफेक्ट भी कम हो जाए और उसके साथ साथ वॉक करता रहे तो वॉक करने से और बिल्कुल बिल्कुल आप लाइफस्टाइल चेंजेस की बात कर रहे हैं। देखिए हर साइकियाट्रिस्ट की प्रैक्टिस डिफरेंट होती है, बट कुछ स्टैंडर्डाइज्ड प्रैक्टिसेस हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसे प्रोफेशनल के पास जाएं हु इज ट्रेन्ड और जिसके साथ जो एंड देन गो टू समवन। बेटे को लेके जाए, क्योंकि ये भी कंसर्न है अपनी बेटी की आगे फैमिली बढ़ाना चाहती है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब जैसे उसकी डोजेस कम होती हैं तो वो उस पे बीमार हो जाता है। यहाँ पे क्लियर जवाब, यही प्रॉब्लम है कि बच्चा भी हो जाए फिर अगर उनके बेटे लेट मी टेल यू जस्ट आई विल टेक योर 30 सेकंड्स। अगर वो 2 साल के बाद ये बात कर रहा है तो डॉक्टर की ड्यूटी पूरी तो नहीं हो रही ना। अगर वो पेशेंट को दवाई दे रहा है और दवाई देके वो 4 बातें नहीं समझा पा रहा है कि पेशेंट दवाई लेने में खुश रहे और दवाई को बीच में रोके ही नहीं, और फिर थेरेपिस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है कि वो आने वाले जिस तरह कह रही थी डिटेल में बात करना, ये सब कुछ बड़ा कंबाइन है। और 1-1.5 साल के बाद तो लो डोज पे पेशेंट चलता रहता है, कोई वेट शेट इतना नहीं बढ़ता। अगर वो थोड़ा सा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे आ जाए, थोड़ी डाइट कर ले, आप उनको थोड़ा जर्नलाइज करो। ये भी तो कम खाते होंगे ना, क्योंकि टीवी पे आते हैं अपने आपको फिट करना है, तो एक पेशेंट को कम खाने में क्या मुसीबत है? एक डायबिटिक तो हम जर्नलाइज करते हैं लोगों को, हम उसको विक्टिम समझ रहा होता है ना कि मेरे साथ दुनिया की सारी ज्यादती हो रही है, वाई मी, तो हम उसको बताते हैं। हमारे पास जो पेशेंट हैं हम उसको 2 साल के बाद जो दवाई दे रहा होता है, दैट्स माय ड्यूटी कि वो लेते हुए खुश रहे और वही बोले कि नहीं ये मैं खाऊंगा और लो डोज होगी तो फायदा होगा और मैं वॉक करूंगा तो ये फायदा होगा, मोटा मैं इसलिए नहीं होऊंगा क्योंकि मैं कम खाऊंगा और दवाई मुझे पता है मोटा करेगी। पेशेंट नीड्स टू नो ईच एंड एवरी सिंगल थिंग अबाउट हिज डिजीज, दैट इज द ड्यूटी फ्रॉम द डॉक्टर। सही बात है। एंड आई थिंक कि एक और चीज भी बहुत जरूरी है कि वक्तन पर वक्तन डॉक्टर को वापस से विजिट किया जाए। ये एक पत्थर पे तो लकीर नहीं है ना, इंसान खुद ही इवॉल्व हो रहा होता है, उसके केमिकल चेंजेस आ रहे होते हैं। तो हर चीज के लिए आई थिंक कंसिस्टेंटली उसका रेगुलर फॉलोअप्स और उस फील्ड में जो एक्सपर्ट है उससे राय ली जाए। अब
मतलब जैसे उन्होंने हमसे फ़ोन करके पूछा क्या वो कर सकता है क्या नहीं कर सकता, ये तो हमारे पास स्पेशलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन एक बंदे के स्पेसिफिक केस को स्टडी करके उसके लिए पर्सनलाइज्ड Individualized बिल्कुल इंडिविजुअल प्लान प्रोग्रामिंग तो उस ही बंदे के लिए होगी ना, मतलब दैट ओनली द वन ऑन वन डॉक्टर रिलेशनशिप इनको कहाँ जाना चाहिए? साइकाइट्रिस्ट के पास, टू दे ट्रीटिंग साइकाइट्रिस्ट के पास। दूसरा एक और इन्होंने एस्पेक्ट रेज किया है, द अदर एस्पेक्ट है कि इनको दूसरे घर वाले जिस तरह से ट्रीट करते हैं वो ठीक नहीं है। सो यहाँ पे आई थिंक डॉक्टर वजाहत कैन ऑल्सो ऐड टू इट कि जब हाई स्ट्रेस्ड इमोशंस होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा यानी या तो इमोशनल ओवर इन्वॉल्वमेंट होती है या तो हम बिल्कुल सर पे चढ़ा देते हैं या फिर हर चीज़ पे हम तनकीद करना शुरू कर देते हैं। दोनों सूरतों में स्किज़ोफ्रेनिया ख़राब हो जाता है, मरीज़ की तबीयत ख़राब हो जाती है, दवाई वो ले भी रहे होंगे लेकिन तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो आई थिंक ये वाली चीज़ को भी हमें जो फैमिली मीटिंग्स के अंदर एड्रेस करने की ज़रूरत है और एज सून एज पॉसिबल इंगेज उनको फैमिली थेरेपी में भेजने की ज़रूरत है। पहले तो ये कि आप उसको आइडेंटिफाई करें और कई दफ़ा आपको वो चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बोलनी है कि देखें अगर अभी मैं आपको देख रही हूँ कि जिस तरह से कि आप बहुत ज़्यादा इनको कॉडल करते हैं, फिर दूसरे एक और पेरेंट होगा वो उनको बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद कर रहा होगा, तो वो भी आपको एग्जैक्टली वो सिचुएशन उनके सामने रख के एक्सप्लेन करनी है। यू हैव टू टेल इट टू देम बिकॉज आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। एंड उसमें फिर पेशेंट आउटकम्स बहुत बेहतर हो जाते हैं और आपकी फिर जो क्योंकि देखिए मैंने आपसे पेशेंट का भी कहते हैं आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है कि वो भी इस बात को समझे कि हाँ मेरे साथ ये मसला है और मुझे इसके क्योर के हवाले से अपने पे एफर्ट करनी है। 97% पेशेंट्स को अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट। ओह अच्छा, लाइए हम इससे हमारे साथ कॉलर मौजूद है हिना। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिना कैसी हैं आप? ठीक हैं जी ठीक ठाक। सर मेरा आपसे सवाल था कि ये दिमाग का मसला मेरे साथ भी है। तो ये इस तरह था कि मैं आराम से बैठी बैठी सुन हो जाती थी, मुझे किसी का कुछ इल्म नहीं होता था, मुझे दूसरा बंदा बताता था कि आपके साथ ये मसला है। जिस तरह मैं किसी काम करते करते वो काम छोड़ देती थी, इस तरह की मेरे साथ कंडीशन थी। कोई चीज हाथ में उसे फेंक देना, बस बैठ जाती थी एक जगह। फिर ये मैंने मुल्तान से मुकम्मल इलाज करवाया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आपके दिमाग के पट्टे खिंचे हुए हैं, आप लंबे लंबे सजदे करें और उसके बाद फिर आप ये मेडिसिन यूज करें और जितना हो सर का मसाज करें और आपने ये जहनी टेंशन ले लेके आपके साथ ये मसला हुआ है। सर फिर मैंने इसका मुकम्मल इलाज करवाया है डॉक्टर महमूद तनवीर से मुल्तान से। अच्छा। उन्होंने 2 साल का मेरा मुकम्मल इलाज किया। उसके बाद 2 गोलियां उन्होंने दी हैं कि ये आपकी हयात चलेंगी, सीजोनल और डीरक्स गोली, ये आपकी हयात चलेंगी। सर मेरे पास एक बेटा है, माशाल्लाह वो 4 साल का हो गया, लेकिन सर अब ये कंडीशन हो गई है कि मैं अपने आप को काटने लग गई हूँ। पहले मैं सुन हो जाती थी, अब भी मेरा दिमाग सुन हो कि अपने आप को काट लेती हूँ। मैंने 3 जगह पे अपने काटे, फिंगर पे काटे और ये लेग पे भी काटा हुआ है, हाथ पे भी काटा हुआ है। ये सब 3 जगह इस तरह हो गया मेरे साथ, सिर्फ ये 3 माह के अंदर। सर आते दिमाग सुन होता नहीं 6 माह तक नहीं सुन होता। अगर आने शुरू होंगे तो आप दिन में 2 बार 3 बार ये कंडीशन हो जाती है। सर मैं फैमिली को आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि आगे मेरे अल्लाह ताला औलाद दे, लेकिन सर वो 2 मेडिसिन तो डेली मुझे खानी होती है, 2 टैबलेट। मेरी जान, पहले मैं आपको से बात कहूँ, मैं बस टाइम मुख्तसर है, लेकिन मेरी जान मैं चाहूँगी भी आपके बेटा है, आप कोशिश करें उसको महवर बनाएं, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपने अगर डॉक्टर ने बोला है कि आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी है और अभी जो आपने करंट अपनी सिचुएशन बता रही हैं, समथिंग हैज नॉट वर्कड फॉर हर। इनका नंबर ले लें, इनसे डिटेल में बात करेंगे। ये अनफोल्ड स्टोरी है क्योंकि इट्स नॉट ट्रीटेड वेल, क्योंकि उन्होंने कहा मैंने मुकम्मल इलाज करा लिया है। जी और वो जैसे बोले कि वो अब आप हमें दोबारा कॉल कर सकती है, अपना नंबर ड्रॉप कर लें कि हम आपको जो हमारे साथ जो पैनल है वो जैसे डॉक्टर वजाहत ने कहा कि वो कॉल भी कर लेंगे। ये पहले ज़रा बताएं कि अगर, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हमें, क्योंकि 1.5 मिनट मेरे पास रह गया, कहीं ना कहीं हमें ये भी लग रहा होता है अगर इंसान को नफ्सियाती प्रॉब्लम है। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, मेरे सीवी में मेरे अपार्टमेंट सामने एक लड़का रहता था, तो उसको प्रॉब्लम थी साइकोलॉजिकल। उसके अम्मा ने उसकी शादी कर दी कि शादी करेंगे ठीक हो जाएगा। वो अपनी माँ को और भाई को बहुत मारता था, उससे पहले मुझे भी बहुत तंग करता था, कहीं पड़ोसी थी। बाद में उसकी डिवोर्स हो गई। डिवोर्स के बाद में मुझे पता चला कि अभी रिसेंट उसकी डेथ हो गई इस बंदे की। हमें क्यों लगता है कि या तो शादी या फिर बच्चा हमारी इसी मेंटल कंडीशन का या मेंटल इलनेस का भी, वो हमारी अपनी एंजाइटी मैनेज करने का तरीका होता है। सो ये देखिए शादी इटसेल्फ बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ होती है, बहुत सारी जिम्मेदारी आपके सर के ऊपर आती है।
मुझे एंड ये हम बहुत ज़्यादा देखते हैं और ये पेशेंट्स की फैमिलीज भी ये सवाल पूछते हैं कि क्या हम इसकी शादी करते हैं ठीक हो जाएगा, तो इसका आंसर है कि ये ठीक नहीं होगा उससे, और इसके लिए मुश्किल और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इस वक्त ये अपने आप को भी मैनेज नहीं कर पा रहा, और जब इसके ऊपर एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो फिर ये इसमें चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ेंगी, एंड एक और इंसान भी इस चीज़ के अंदर शामिल हो जाएगा, बच्चे होते हैं और अगर उनके बच्चे भी होते हैं तो देन फिर बच्चे भी इफेक्ट होंगे, तो एक पूरी जनरेशन इफेक्ट होगी। सो आई टू आंसर योर क्वेश्चन, शादी और हैविंग चिल्ड्रन इज़ नॉट द आंसर, वी नीड टू वर्क ऑन जो भी हमारे इश्यूज़ हैं उसके ऊपर। सो हिना मेरी जान, अभी अल्लाह ने आपको साहिब औलाद बनाया, अल्लाह में का शुक्र अदा करना, और जिससे भी आप अज़ियत से गुजरी आपको प्लीज़ अपना प्रॉपर दोबारा से इलाज कराना पड़ेगा। ये आप डॉक्टर वजाद नंबर लेंगे, इनको कॉल कर लिया। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं जिस्मानी अमराज तो में नज़र आ रहे थे, हम जिस्मानी अमराज के लिए तो दुआ करते हैं, लेकिन आपको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक आपको दिमागी सुकून जो है ना वो ज़रूर अता करे, और अल्लाह पाक हमें दिमागी और नफ्सियाती बीमारियों से दूर रखे, क्योंकि ये बीमारी कभी कभी जिस्मानी बीमारी से ज़्यादा दुखती है। शाद रही आबाद रही, पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। ज़िंदगी तो अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।